गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे एसएचएम लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने एसएचएम के बारे में बहुत कुछ आपको बताया, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज हम लोग जो है उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। और आपको याद होगा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, जो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था। आज बच्चों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा ध्यान देना कि मैं क्या क्या आज डिराइव करूंगा। समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो था उसके लिए इक्वेशंस। क्लियर है? ओके, तो चलो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो बच्चों यहां पे अपना मान लो कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले आज का हेडिंग देते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग हेडिंग देंगे। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग ये देने जा रहे हैं कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसके पोजीशन, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। क्लियर है ना? तो देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। पहले आप हेडिंग दे दो, आप हेडिंग दे दो, बस इससे अपने को आगे बहुत सारे इक्वेशन का रास्ता खुल जाएगा। मतलब मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन एक्स, है ना? इनके बीच में रिलेशन डेवलप मैं करना चाह रहा हूं। पोजीशन फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, चलो तो हम लोग अपने उस एग्जाम्पल को याद करते हैं। क्या था अपना एग्जाम्पल? तो ये आपका यहां पे वॉल था, इससे कनेक्टेड ये एक ब्लॉक था। ठीक है, ये ब्लॉक जिसका मास बच्चों था m, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k, और ये ब्लॉक जो है इस समय ये यहां पे कहां पे था? मीन पोजीशन पे, है ना? और जब मीन पोजीशन पे होती है तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम। क्लियर? और यही ब्लॉक जब आपका एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, जैसे इसको एक्सट्रीम पोजीशन हम लोग बोल रहे थे। एक्सट्रीम कहने का मतलब है जहां पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो। तो यहां पे जैसे कि x यानी कोऑर्डिनेट क्या लेंगे उसका? जीरो, क्योंकि यहीं पे हम ओरिजिन मान के चलेंगे। कहां पे? मीन पोजीशन पे। और यहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, जो कि किसके बराबर होगी? प्लस a के बराबर होगी, और यहां वेलोसिटी जीरो होगी। तो अब सीधा ये यहां से जंप करके यहां तो पहुंचेगा नहीं। होगा क्या? किसी समय रास्ते में ये यहां कहीं होगा, है ना? यहां से यहां तक पहुंचने में ये भी तो एक पॉइंट आएगा रास्ते में। तो मान लो इस समय यहां से जो डिस्टेंस है वो है x, और यहां पे इसकी वेलोसिटी भी v है। तो कहने का मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां पे इसमें डिस्प्लेसमेंट x है और इसकी वेलोसिटी क्या है? v। क्लियर? तो मैं क्या चाह रहा हूं ना, इस v और x के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है और ये m दिया हुआ है। आपको याद होगा कि हमने कैलकुलेट किया था एक टर्म ओमेगा। ओमेगा क्या था बच्चों? तो ओमेगा था अंडर रूट, याद करो, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट जो आया था अपना, वो क्या आया था? k बाई एम, है ना? ओमेगा स्क्वायर आया था अपना k बाई एम, तो ऑटोमेटिकली ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट k बाई एम, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सारी चीजें आप हमेशा याद रखेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एक बात सोचो, जब ये सरफेस स्मूथ है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि आपका जो इसकी एनर्जी है, किसकी? ब्लॉक की, ये कंजर्व रहेगी। किसी भी जगह पे इसकी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मान लो एम्पलीट्यूड a इज गिवन, है ना?
तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे देखें तो पूरी की पूरी पोटेंशियल के फॉर्म में है, और इस पॉइंट पे पूरी की पूरी काइनेटिक के फॉर्म में है, और बीच में यहां पे पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है। तो सीधी सी बात है, अगर हम इन दोनों पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को ले लो, मान लो इस पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट को हमने P कह दिया और इसको Q कह दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप एक काम करो, ये हेडिंग दे दो, पहले ये वीडियो पॉज करके वो हेडिंग दे दो, मैं उसे ऊपर करूंगा। दे दिया हेडिंग आपने? चलो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूं ताकि मेरे को स्पेस मिले कैलकुलेशन करने के लिए। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से। तो बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट Q, है ना? P के पोटेंशियल टोटल मैकेनिकल का Q के बराबर होगा। P पे कौन कौन सी एनर्जी होगी? तो P पे एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। Q पॉइंट जो कि एक्सट्रीम पॉइंट है, वहां तो सिर्फ काइनेटिक के नाम पे जीरो और सिर्फ क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हो? हाफ mv², क्योंकि यहां पे वेलोसिटी v है, मास हाफ mv², और स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होगी? दैट इज हाफ kx²। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, चाहे एक्सटेंशन हो या कॉम्प्रेशन हो, ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ये होती है हाफ kx² के बराबर। एंड इधर क्या होगा बच्चों? तो इधर होगा हाफ, ओके, और पोटेंशियल के नाम पे तो जीरो है, और सॉरी काइनेटिक के नाम पे जीरो है, और पोटेंशियल हो जाएगा हाफ ka²। क्यों? तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? a, तो हाफ ka²। क्लियर? तो यहां से देखो हाफ 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 क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो ये सारे हाफ कैंसिल हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया mv² प्लस kx² इक्वल्स टू ka²। आ रही है बात समझ में? अब फिर एक काम करो, इसको उधर भेज दो, तो mv² इक्वल्स टू k कॉमन ले लोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस x²। इसलिए v² इज इक्वल टू k अपॉन m, और ब्रैकेट में हो जाएगा a² माइनस x²। ठीक है? अब देखो k बाई m को क्या लिख सकते हो? तो k बाई m को लिख सकते हो ω²। देखो ध्यान से, k बाई m को क्या लिख सकते हो? ω²। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या निकल के आने वाला है? तो v इक्वल्स टू आ गया आपका यहां पे, सॉरी v² इक्वल्स टू ω² a² माइनस x²। तो v इक्वल्स टू पूरे का अंडर रूट करोगे तो ओमेगा तो खैर बाहर आ जाएगा और ये बाकी अंदर में रह जाएगा, दैट इज a² माइनस x²। तो अब एक बात समझो, मेरी एक बात समझो यहां पे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो। पार्टिकल की जो ये वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो ये स्पीड है, ये x के फंक्शन में आ गया। ओमेगा का वैल्यू रख दोगे, ओमेगा क्या है? अंडर रूट k बाई m। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ए को बोलते हैं बच्चों, और x क्या है? किसी टाइम पोजीशन। तो बच्चों इस तरीके से वेलोसिटी की वैल्यू आप जब चाहोगे तब कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको क्या पुट कर देना है? x की वैल्यू। जैसे सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब होती है? यहां पे, और यहां के लिए x का वैल्यू क्या रखोगे? 0। तो हम लोग चाहें तो उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, पहले आप इसको अच्छे से राइट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो बच्चों यहां पे हम लोग, जैसे कि ये इक्वेशन आ गया अपना, क्या आ गया? याद करो, फिर से याद करो, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। ठीक है? तो अब यहां पे करना क्या है? अब यहां पे क्या करना है आपको? तो यहां पे आपको जो है, अगर आपको v मैक्स निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो x इक्वल्स टू 0 पे होती है, यानी मीन पोजीशन पे।
तो x की वैल्यू 0 करोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगी वो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 मतलब ओमेगा इंटू ए, है ना। तो ओमेगा इंटू ए एक एसएचएम करता हुआ पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो इस तरीके से तुमने देखा v और x के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन अपना टारगेट इससे भी आगे बढ़ के है। अभी तो हमने v और x निकाला है, लेकिन दरअसल मेरा अभी टारगेट क्या है। आपको टारगेट पता रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब चूंकि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, एसएचएम कर रहा है, तो उसका पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, ये सब टाइम पे तो डिपेंड कर रहा होगा। तो मेरा अब लक्ष्य है कि इसका पोजीशन टाइम के फंक्शन में निकाला जाए, इसकी वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में निकाली जाए, इसका एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में निकाला जाए। ये 3 टारगेट अभी अपने को पूरा करना है। क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी और एक्स के बीच में तो रिलेशन आ गया है, लेकिन अब हमको टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ चाहिए, और वो बहुत मुश्किल नहीं है। अभी देखो मैं कैलकुलेट करता हूं, पहले आप इसे राइट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो है हम लोग वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। कैसे करना है अभी आप देखते जाओ बस। मान लो ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, जो कि इस पाथ पे मूव कर रहा है। पार्टिकल जो है वो इस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और ये आपका इस पे ऑसिलेट कर रहा है। ये मैक्सिमम इधर प्लस ए तक जा रहा है और इधर आपका माइनस ए, एंड दिस इज x इक्वल्स टू 0। लेकिन जैसा कि हमें डिस्कस करना है बच्चों, एक जनरल इक्वेशन है ना, किसी जनरल इक्वेशन को आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपको यहां पे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में चाहिए। एक बात सोचो कि हम लोग देखें चाहे ना देखें, ये जो आपका पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये स्प्रिंग के साथ क्या करता रहेगा? ऑसिलेट। पार्टिकल हमारा या तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है कि हम देखेंगे तो वो मूव करेगा, वो तो ऑसिलेट कर ही रहा है। ठीक है, तो एज ए ऑब्जर्वर जिस समय तुम इसको देखोगे तो तुम सोचो ये कहां पे होगा, तो फिर तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल सही। हम लोग यहां पे ये नहीं कह सकते कि इनिशियली ये मीन पोजीशन पे था, इनिशियली ये एक्सट्रीम पे था। इनिशियल का मतलब हुआ जब आपने देखना शुरू किया, तो उस समय से ही हम लोग इनिशियल मान के चलेंगे। ये तो ऑसिलेट कर ही रहा था, तो मान लो जिस समय हमने देखना शुरू किया उस समय ये किसी पोजीशन पे था। हम लोग मीन को भी मान सकते थे, एक्सट्रीम पे भी मान सकते हैं, बीच में भी कहीं मान लेते हैं। तो मान लो ये यहां पे है t इक्वल्स टू 0 पे। जब t इक्वल्स टू 0 किसको बोलते हैं? जब हम लोग किसी पार्टिकल को देखना शुरू करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन मान लो x0 है और वेलोसिटी इधर की ओर होगा, कहीं जा रहा होगा, है ना। इनिशियल पोजीशन क्या मान लिया हमने? x0। ठीक है, और किसी टाइम t पे, अब ये t इक्वल टू 0 है तो फिर टाइम t पे थोड़ा और आगे जाएगा। यहां पे इसका पोजीशन x है, वेलोसिटी v है, तो हमें x भी टाइम के फंक्शन में चाहिए और v भी टाइम के फंक्शन में चाहिए। ठीक है, और इनिशियली मान लो t इक्वल टू 0 पे ये x0 पोजीशन पे था और ये जा रहा था इस तरफ। आ रही है बात समझ में? तो ये आप यहां पे समझो। हालांकि ये t इक्वल टू 0 आप कहीं से भी ले सकते थे, कहीं भी से भी ले सकते थे। मान लो आपने आईज ओपन किया, हो सकता है ये मीन पे हो, तो x0 की जगह हम लोग 0 यानी मीन पोजीशन पुट कर देंगे। हो सकता है ये एक्सट्रीम पे हो तो x0 की जगह हम लोग a रख सकते हैं। हो सकता है ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो तो x0 की जगह हम लोग माइनस a रखेंगे। तो वो बाद की बात है। तो हम लोग पहले यहां इस बात को लिख दें कि एट t इक्वल टू 0, जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया, t इक्वल टू 0, particle was at x0 and moving towards, और मूव कर रहा था बच्चों towards
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो एक्स नॉट पे था और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था। ये कब की बात हो गई? टी नॉट की बात पे। और फिर एट टाइम टी मान लेंगे एट टाइम टी पार्टिकल is at x and its velocity is v। वेलोसिटी क्या है इसकी? v। तो हमें यही x टाइम के फंक्शन में निकालना है, हमें यही वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ये अच्छा, इसका मास m दिया हुआ है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? बहुत सिंपल है। तो आप देखो, अभी हमने तुरंत कुछ देर पहले ही लिखा है ना, कुछ देर पहले ही हमने लिखा है, देखा है कि एज वी नो दैट, जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट कि किसी भी समय किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है, जैसे यहां पे है, यहां से ये कितनी दूरी पे है? x दूरी पे है ना, ये x दूरी पे है, तो उस समय वेलोसिटी कितनी है? v। तो v इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v और x के बीच में तो ये रिलेशन जानते ही हैं, किसी टाइम t का ये वेलोसिटी हो गया और उसी टाइम पे क्या हो गया? इसका पोजीशन। तो बच्चों एक काम करो, तो कहोगे सर इसमें फिर इससे क्या होगा? तो होगा, हमें पहले क्या चाहिए? अपना टारगेट फिक्स करो। टारगेट है x चाहिए टाइम के फंक्शन में, फिर v चाहिए टाइम के फंक्शन में, और फाइनली हम लोग को a भी चाहिए किसके फंक्शन में? टाइम के फंक्शन में। ये इक्वेशन अगर आप समझ गए तो पूरा SHM का रास्ता, वेव का रास्ता, वेव ऑप्टिक्स का रास्ता सब आसान हो जाएगा। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ओके, तो जो v है, v इक्वल्स टू हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप v के जगह क्या लिख सकते हो? तो काइनेमेटिक्स में तुमको याद होगा कि v कुछ और नहीं बल्कि dx बाई dt होता है। पोजीशन को ही टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। ये किसी इंस्टेंट t का वेलोसिटी है, तो निश्चित तौर पे इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको कुछ रिलीफ फील हो रहा होगा, क्योंकि अब यहां पे इक्वेशन में t आपको दिख रहा है। तो हमें निकालना है x और टाइम के बीच में। तो अब इस इक्वेशन में देखो, इधर भी x है, इधर भी x है, तो x को एक तरफ कर लो LHS के और टाइम को दूसरी तरफ। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग बच्चों dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया ये ओमेगा dt। उधर क्या हो गया? वो ओमेगा dt। इधर हो गया आपका dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया बच्चों ओमेगा dt। क्लियर है? तो चलो यहां तक लिखो पहले, फिर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों देखो यहां पे ये आ गया अपना dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt। अब एक काम करो, क्या किए समझ में आया ना? इसको हम लोग एक तरफ ले आए और dt को उधर भेज दिए। अब थोड़ा सा यहां पे एक डिफिकल्ट इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इसको दोनों तरफ जो इस इक्वेशन है, इसको दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेट करो, है ना। इधर हम लोग लिख देंगे आपका dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से बच्चों इधर भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको? ओमेगा dt को। क्लियर? अब लिमिट रखो, तो t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो पे देखो आपने क्या पोजीशन माना है? t इक्वल्स टू जीरो पे आपने पोजीशन माना है x नॉट, जो कि कुछ भी हो सकता था, तो हम एक जनरल मान के चले हैं x नॉट। वो बाद में हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे कैसे अलग अलग कंडीशन में रखी जाती है। तो t इक्वल टू जीरो पे जब हमने आईज ओपन किया था, तो पार्टिकल मेरे को नजर आया था कहां पे? x नॉट पे, तो इधर x नॉट लिख दो। टाइम t पे पार्टिकल कहां नजर आया था? तो नजर आया था x पे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, तो इसको आप याद रखना,
जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं, वो इंटीग्रेशन में इसको जानते होंगे, और जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा आपका रहे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो होता है साइन के इनवर्स में आता है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, ये ए है, तो साइन का इनवर्स, इनवर्स मतलब साइन का एंगल है एक तरीके से कह लो, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन आता है ना, ये मैथमेटिक्स से आता है, आप इसे ध्यान रखो। अब लोअर लिमिट है एक्स नॉट, अपर लिमिट है एक्स, और इधर तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर, तो अंदर में क्या रह गया डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन तो सीधा टी हो जाएगा, तो सीधा क्यों ना टी लिख दिया जाए, तो यहां पे सीधा हमने लिख दिया टी। तो डी टी का हो जाएगा टी, एक बार टी रखोगे और एक बार जीरो रख दोगे, है ना। चलो अब लिमिट पुट करते हैं, तो बच्चों एक बार तो x की जगह x रखना है अपने को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह x रखो, x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन ए। आ रही है बात समझ में। और इधर क्या हो गया, तो ये तो एक बार t एक बार जीरो, तो ये हो गया आपका ओमेगा टी। क्लियर है। चलो अब देखते जाओ बस। अब यहां पे देखो, आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन ए। तो दरअसल दोस्तों ये जो है, ये आखिर है क्या, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। कहोगे कैसे, तो देखो, जैसे थोड़ी दिक्कत है इन चीजों में, मैं उसे समझाता हूं। जैसे मान लो साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई मतलब 180 अच्छे, तो साइन 30 हो गया। साइन पाई बाई 6 क्या होता है 1/2, है ना। तो सिर्फ पाई बाई 6 अगर लिखोगे तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इसके इनवर्स में हो गया। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो गया पाई बाई 6। ठीक इसी तरीके से मान लो अगर कहीं पे एक एंगल ले लो, इसको मान लो साइन फाई, क्या मान लो साइन फाई बराबर मान लो समथिंग है, कुछ भी मान लो एक्स है, तो सीधी सी बात ये हो गई कि अगर सिर्फ इधर फाई रहने दोगे तो साइन उधर जाएगा, तो वो हो जाएगा इनवर्स में। तो इसका मतलब है कि ऐसा जब भी ये लिखा हुआ है, दरअसल ये क्या है, एक एंगल है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, मैं आपको ये ऐसे ही समझाया कि देखो साइन को, एंगल को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो देखो ये क्या निकल के आएगा, फिर क्या निकल के आएगा, इसे आराम से यहां से हम लोग हटा सकते हैं। दोस्तों एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट में यहां बना ले रहा हूं। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए को मान लिया फिलहाल के लिए फाई। क्या मान लिया, फाई। आगे चल के भी मैं बताऊंगा कि ये फाई का वैल्यू कैसे कैसे रखना है। मतलब अगर इनफैक्ट समझो तो इसको ऐसे लिखोगे, एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू साइन को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा साइन फाई, है ना। तो यहां पे हमने इस पूरे को क्या मान लिया, फाई। तो अब देखो इक्वेशन क्या आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, ओमेगा टी प्लस फाई। और फाई का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, फाई आपका क्या, किसी का रोल प्ले कर रहा है वो समझ ही रहे हो। कुछ लोग इसको फाई से भी दिखाते हैं, कुछ लोग डेल्टा से दिखाते हैं, कुछ लोग अल्फा से दिखाते हैं, तो हर लोगों की अपनी अपनी मर्जी है। चलो अब अगर इधर से साइन हटाओगे, ध्यान दो, इधर से साइन हटाओगे तो देखो ये इनवर्स है, तो ये पूरा ही एक एंगल है, एक तो ये एंगल था या प्लस ये भी एंगल है, टोटल एंगल। तो ये हो जाएगा आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। देखो हम लोग आंसर तक पहुंच गए।
और a को उधर भेज दो, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों ये रहा आपका जनरल इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और मैंने पूरे डेरिवेशन से आपको समझा दिया कि ये कैसे आता है। लोग सीधा रटवा देते हैं कि भाई ये याद कर लो, ये एसएचएम का इक्वेशन है, लेकिन आपको मैंने तरीके से यहां तक पहुंचाया कि ये कैसे हुआ। और अभी हम इसके बारे में तो बहुत बात करने वाले हैं, फाई के बारे में। फिलहाल जो अपना टारगेट था वो अचीव हो गया, क्योंकि ये पार्टिकल का क्या है, पोजीशन। ये पार्टिकल की पोजीशन है, ये तो पहचान ही रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। और ये क्या है आपका, सिर्फ टी की बात करें तो ये है टाइम, ठीक है। और इस पूरे एंगल को डेल्टा बोलेंगे या फेज बोलेंगे, अभी मैं समझाऊंगा। पहले आप इसको लिखो, फिर उस इक्वेशन पे मैं भी बात करूंगा। और तो बच्चों बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो अपना अभी आ गया है, ये इक्वेशन क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि जो पोजीशन है आपका, ये जो आपका पोजीशन है वो किसके फंक्शन में है, तो टाइम के फंक्शन में। पोजीशन किसके फंक्शन में है, टाइम के फंक्शन में। अब हम लोग यहां पे अभी कुछ देर के बाद इस पूरे एंगल के बारे में भी बात करेंगे, इस फाई के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अपना लक्ष्य पहले पूरा कर लिया जाए। क्या पूरा किया जाए कि x अगर टाइम का फंक्शन है और हम लोग को चाहिए वेलोसिटी भी टाइम के फंक्शन में, ठीक है, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा dx अपॉन dt। जैसे v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt, यानी पोजीशन का डिफरेंशिएशन। अब पोजीशन की जगह क्या लिख दोगे, तो उसके जगह लिखोगे a साइन और यहां पे ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये तो v हो गया। अब ये a कांस्टेंट है बच्चों, तो a कांस्टेंट हो गया, और ये है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन dt। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ये अपने को पता है, लेकिन यहां पे t का भी कॉफिशिएंट है और ये फाइव भी है। तो जिसे दिक्कत है वो जाके मैथमेटिकल टूल में देख ले, अदरवाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से इन सभी को डिफरेंशिएट करना सिखाया है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो टाइम का कॉफिशिएंट है उसको बाहर कर दो और बाकी को साइन की जगह क्या कर दो, कॉस। और अगर डिटेल देखना है तो आप मैथमेटिकल टूल का डिफरेंशिएशन देखिए। तो v इक्वल्स टू ये हो जाएगा a और ओमेगा आ गया बाहर, है ना, और ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। तो बच्चों अब देखो जरा मेरी बात सुनो, इस तरीके से हमें वेलोसिटी का भी इक्वेशन मिल गया। और वेलोसिटी का जो इक्वेशन हमें मिला वो क्या मिला, तो v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो जिस तरीके से देखो यहां पे साइन का जो कॉफिशिएंट है इसे आपने एम्पलीट्यूड कहा था। तो बच्चों ये जो आगे आपका लिखा हुआ है a ओमेगा, ये भी एक तरीके से एम्पलीट्यूड का यानी मैक्सिमम का ही रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले करेगा बच्चों, ये आपका मैक्सिमम का रोल प्ले करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू v मैक्स। याद है अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था कि एसएचएम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पे होती है और उसकी वैल्यू होती है a इंटू ओमेगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, v इक्वल्स टू v मैक्स इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, ठीक है। चाहे इसको इस फॉर्म में याद रखो चाहे इस फॉर्म में, ये सभी जनरल इक्वेशंस है, सारे जनरल इक्वेशंस हैं, ये पोजीशन का, ये वेलोसिटी का। एंड लास्ट बच्चों एक एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन आ सकता है। वो कैसे आएगा, तो a इक्वल्स टू dv बाई dt। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे यहां देखो एक ओमेगा बाहर आया था, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू, तो देखो ये a ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और रही बात अंदर में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में भी ये जो फिर से एक कॉफिशिएंट बाहर आएगा, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर्ड, है ना। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये माइनस भी आगे लगा दो और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम के एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया। और यहां पे आपका देखो ये जो माइनस है ए ओमेगा स्क्वायर, ये साइन ओमेगा टी। अभी मैं इसको देखो एक फॉर्म में चेंज करूंगा और आपको मजा आ जाएगा। जैसे देखो किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहां पे इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू, ठीक है, एक काम करो यहां पे आप ओमेगा स्क्वायर माइनस को आगे ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। और देखो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या बोलते हैं, x, ठीक है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर को आगे ले लिया, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो वापस हम लोग फिर वहीं पहुंच गए जहां से हम लोग चले थे। हम लोग इसी को तो बोलते थे बच्चों कि ये किसका इक्वेशन होता है, एसएचएम का, जहां पे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो साइन जो होता है उसका अपोजिट होता है। तो देखो लोग वापस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। इसका मतलब ये सारा इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। आपका ये वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन याद रखेंगे और ये एसएचएम करते हुए पार्टिकल का एसएचएम करते हुए पार्टिकल के एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। तो एक बार आप इन सारे इक्वेशंस को लिख लो और तब मैं फिर डिस्कशन करता हूं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों अब इन इक्वेशंस की खासियत के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस इक्वेशन को देख के ये तो पक्का पता चलता है कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, a। वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, a ओमेगा। एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, a ओमेगा स्क्वायर। माइनस मत लिख देना, माइनस तो बस ये बताएगा कि x के अपोजिट डायरेक्शन में। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो a ओमेगा स्क्वायर के। तो पोजीशन का मैक्सिमम वेलोसिटी, पोजीशन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया एम्पलीट्यूड a, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई a ओमेगा, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई a ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये सब का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। एक तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इन सब के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको दिख रहा है, सब में सारे में a कॉमन है। वेलोसिटी में एक ओमेगा लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। चलो लेकिन अब हमें कुछ और चीज पे बात करनी होगी। एक देखो इन सभी में ये जो साइन का एंगल है, यहां ये कॉस का एंगल है, यहां ये साइन का एंगल है। ये जो एंगल है इस एंगल को यानी ओमेगा टी प्लस फाइव को यहां पे बच्चों हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, ये डेल्टा मतलब एक एंगल हो गया, ठीक है। कुछ लोग इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको फाइव बोलते हैं, वो नोटेशन है, तुम्हारी मर्जी है, तुम अल्फा रख लो, गामा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ नाम जो होगा वो तो रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों फेज। क्या बोलेंगे, फेज। दिस इज फेज, यानी ये फेज है, ये वो एंगल है, ये फेज है बच्चे, ये फेज है। फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब अवस्था, स्थिति, है ना। कि आखिर सोचो कि पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, वो तो ये एंगल ही डिसाइड कर रहा है। इस एंगल का वैल्यू टाइम के साथ बदलता रहेगा, तो साइन बदलेगा तो ऑटोमेटिकली एक्स बदलेगा। तभी तो एसएचएम में कोई पार्टिकल की पोजीशन किसी समय क्या है ये तो यही डिसाइड करेगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक इसी तरीके से वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या है ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये एंगल ही डिसाइड करेगा, क्योंकि आगे जो ये लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट है। ठीक इसी तरीके से एक्सेलरेशन कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल डिसाइड करेगा। तो यानी पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी
वो किससे मिलेगी, ओमेगा टी प्लस फाई के वैल्यू से। और इस पूरे वैल्यू को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फेज बोलते हैं। एंगल है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, फेज। तो फेज देखो, फेज एसएचएम करते हुए पार्टिकल का फेज कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है, तो स्वाभाविक है वेरिएबल है, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। टाइम बदलता रहेगा तो फेज बदलता रहेगा। क्लियर। कोई पूछेगा इस फाई का क्या नाम होगा, तो आपको याद होगा फाई जो आया था हमारा, याद करो फाई किसके, फाई साइन इनवर्स, याद करो एक्स नॉट अपॉन ए, है ना। इसी को हमने क्या मान लिया था, फाई, यानी कि एक्स नॉट बाई ए इक्वल्स टू साइन फाई। यानी फाई की जो वैल्यू डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर, एक्स नॉट के ऊपर। और एक्स नॉट क्या है, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन है। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन है। तो इसका मतलब है इस फाई का संबंध टी इक्वल टू 0 की अवस्था से है। और देखो इस इक्वेशन से भी पता चल रहा है कि अगर कोई पूछे तुमसे, जैसे पहली बात तो ये हो गई कि पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की वेलोसिटी या पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस टाइम पे क्या होगा, ये पूरा टर्म डिसाइड कर रहा है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, फेज। और t इक्वल टू 0 पे कोई पूछेगा कि फेज की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो डेल्टा बराबर फाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहां मैंने पहले ही बोल दिया कि ये फाई जो है दरअसल डिसाइड किससे होता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है। तो कहीं ना कहीं बच्चों इस फाई को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल का इनिशियल फेज का नाम है। यानी फाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज, यानी फेज ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। और इसी का एक और नाम है, फेमस नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज कांस्टेंट। इसको हम लोग फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। क्यों फेज कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ये फेज के एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक एंगल जो शुरुआत में है वो रखा जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो ये क्या कहलाएगा, फाई एक तो इनिशियल फेज कहलाएगा और फेज कांस्टेंट। ठीक है। और फाई की वैल्यू, ये फाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अभी से लेके वेव तक में आपको ये बहुत काम आएगा। तो एक तो पूरे एंगल को फेज बोलेंगे और इसके ये वाले हिस्से को इनिशियल फेज कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। और ये जो आपका फाई है, फाई डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। यानी फाई की वैल्यू इसी बात से डिसाइड होगी कि जब आपने मोशन देखना शुरू किया था तो पार्टिकल इनिशियली किस पोजीशन पे था और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था। अब अलग अलग कंडीशन के लिए मैं अभी फाई की वैल्यू निकाल के आपको बताऊंगा। समझ गए। तो इस पूरे इक्वेशन में ये हिस्सा भी मैंने आपको बताया, ये सभी के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये हिस्सा जो है ये फेज बताता है। अब देखो, अब यहां पे एक चीज और, अब फेज कांस्टेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर कोई पूछेगा कि एक्स का यानी पोजीशन का और वेलोसिटी का फेज सेम है कि अलग अलग है, तो देखने वाले को लगेगा कि सर आपने बताया कि ये जो एंगल है यही फेज है, तब तो इन दोनों का फेज सेम ही है, क्योंकि इनका एंगल क्या है, सेम है, क्योंकि ये भी ओमेगा टी प्लस फाई है और ये भी ओमेगा टी प्लस फाई है। लेकिन बच्चे तुम रॉन्ग हो। कैसे रॉन्ग हो, सुनो मेरी बात, सुनो। यहां पे फेज को तब कंपेयर किया जाता है जब वो सेम फॉर्मेट में आपने इक्वेशन को कंपेयर किया है। देखो इस इक्वेशन में ये जो एंगल है वो किसका है, साइन का, और इस इक्वेशन में ये एंगल किसका है, कॉस का। तो कंपेयर तब करेंगे जब इसे भी हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या उसे हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो टू कंपेयर द फेज, दोनों इक्वेशन को सेम फॉर्म में होना जरूरी है। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं। तो टू कंपेयर द फेज
phase equation should have same form। क्लियर? तो इस हिसाब से देखो कि वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में कोई पूछेगा कितना फेज का डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है, तो इसे पहले लिखो फिर मैं बताता हूं। जल्दी से आप इसे राइट डाउन करो। तो दोस्तों देखो यहां पे ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है और v इक्वल्स टू आपका यहां पे दिया हुआ है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सवाल ये है कि ये x से आपने इसको किस में कन्वर्ट किया है, v में। अब v से हम लोग a तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरे को अगर मान लो एग्जाम में ये पूछ दिया कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस समझते हो ना, इसका फेज में से इसका फेज या इसके फेज में से उसके फेज के बीच का अंतर कितना है, यानी दोनों के एंगल का बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखने में तो लगता है कोई डिफरेंस ही नहीं है, जीरो डिफरेंस है, क्योंकि इसका भी वही एंगल है, इसका भी यही। लेकिन फिर आप मिस्टेक मत करना, जब तक इन दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट करो या तो कॉस में। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो v इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ए ओमेगा, और आपको ट्रिगोनोमेट्री में पता होगा ट्रिगोनोमेट्री से कि कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, है ना। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, ठीक है, साइन, और यहां पे लिख देंगे क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है, और अब प्लस पाई बाई टू हो गया ये 90। अब तुम भले ही देख सकते हो, अब ये जब वेलोसिटी का इक्वेशन कन्वर्ट होके आ गया, तब जाके तुम कह सकते हो कि इसका जो फेज है मान लो डेल्टा 1 और इसका फेज है डेल्टा 2। अब तुम देखो इसके फेज से इसका फेज अलग है और ये फेज में आगे चल रहा है, जिसका एंगल ज्यादा तो हम बोलेंगे फेज में वो आगे चल रहा है ना। तो हम लोग पहली बात लिखेंगे यहां पे, देखो कैसे लिखेंगे कि फेज डिफरेंस बोलेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस हुआ बच्चों, तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 घटाओगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, ओमेगा टी प्लस फाइव तो कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा, और इसका एंगल बड़ा है तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, यहाँ एक ये भी बात कही जाएगी कि इन दिस केस जो फिलहाल जो इक्वेशन दिया हुआ उसके हिसाब से अगर देखें, इन दिस केस वेलोसिटी लीड्स, आगे चलने को बोलते हैं लीड करना, लीड्स द पोजीशन। समझ गए बात को? तो ऐसे बच्चों फेज डिफरेंस निकालना होता है। अब तुम कहोगे कि सर एक्सेलरेशन के साथ भी कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, कर देते हैं। एक्सेलरेशन का इक्वेशन मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ये तो आप ट्रिगोनोमेट्री में जानते ही हो, तो एक्सेलरेशन के साथ भी कंपेयर इसको हम लोग कर देते हैं। तो a इक्वल्स टू अपना इक्वेशन था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन क्या था ये, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कहोगे सर यहां तो दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, नहीं सेम है ना, ये माइनस को भी तो आपको एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं। तो देखो कैसे एडजस्ट होगा, a इक्वल्स टू इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। देखो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो देखो ये माइनस को अगर अंदर एब्जॉर्ब करना है तो यहां पाई ऐड करना होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल है कि आप इसको इस तरीके से चाहो तो लिख सकते हो। यहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन निकल के आया, ये हमारा पोजीशन से, देखो ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई है, तो एक्सेलरेशन और ए के बीच तो फेज
फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए, एक्स और ए के बीच में कितना हो गया, पाई का डिफरेंस हुआ, है ना। और कोई पूछेगा v और a के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव तो कॉमन है, यहां पाई बाई 2 है, यहां पाई है, तो डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाई 2 का। अगर कोई पूछेगा फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा पाई बाई 2। अब फेज में आगे कौन चल रहा होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन, किससे, वेलोसिटी से भी आगे और पोजीशन से भी आगे। तो इसे राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा और फाई के बारे में बात करते हैं, है ना, फाई के बारे में। तो देखो अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये मान लो हमने ड्रॉ कर लिया पार्टिकल का पाथ। अब ये है आपका मीन पोजीशन का मतलब x इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन प्लस a, और ये हो गया आपका माइनस a, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, फाई के बारे में। तो कहोगे हेडिंग क्या दिया जाए, तो हेडिंग दो अदर फॉर्म्स। अब वो जनरल इक्वेशन तो अपने पास है ही, अब उस इक्वेशन का कितना फॉर्म हो सकता है ये आप समझो, ठीक है ना। कभी तुम देखते हुए क्वेश्चन में कहीं साइन लिखा हुआ है, कहीं कॉस, मैं सारा डिफिकल्टी अभी आपका क्लियर करूंगा। अदर फॉर्म्स ऑफ SHM इक्वेशन। क्यों अलग अलग जगह आपको अलग इक्वेशन दिखता है। जैसे मान लो, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंडीशन 1, मैं 2-3 कंडीशन डिस्कस करूंगा, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। मान लो किसी ऑब्जर्वर ने जब मोशन देखना शुरू किया, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था, कहां पे, मीन पोजीशन पे, और वो जा रहा था आपका किधर, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। क्योंकि यहां पे 2 कंडीशन हो सकता है, मीन पे हो और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, वो दोनों एकदम अलग कंडीशन होगा। अभी देखो आप, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे था और जा रहा था पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पे आपका x इक्वल टू 0 है, मतलब x0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आपने देखा था कि हमने क्या लिखा था, साइन फाई इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था, x0 बाई a, यही था ना। ये इसी को ना हम लोग कर रहे थे। हम लोग क्या किए थे, हम लोग किए थे क्या, हम लोग साइन इनवर्स x0 बाई a को क्या मान लिए थे, फाई। तो वही इधर गया, तो साइन फाई इक्वल्स टू x0 बाई a। अब देखो x0 क्या था, इनिशियल पोजीशन, तो t इक्वल टू अगर 0 लिख दोगे, है ना, t इक्वल टू 0 पे अगर x0 0 है, आपने जब देखा तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, तो उस केस में x0 की वैल्यू 0 रखो, तो साइन फाई इक्वल्स टू 0 अपॉन a 0 हो जाएगा। और साइन फाई 0 कब होता है, साइन का एंगल, साइन की वैल्यू 0 कब होगी, जब निश्चित तौर पे ये फाई की वैल्यू क्या होगी, आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। यही 2 कंडीशन बनता है कि फाई की वैल्यू आइदर 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी। तो इसमें हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चों एक बात समझो, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। आप ये सोचो कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, कॉस का, ठीक है, क्या था, कॉस का। तो आपकी वेलोसिटी तो कम से कम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो अब आपको 0 या 180 में किस में सेलेक्ट करना है, तो साइन तो खैर दोनों के लिए ही 0 होगा, लेकिन कॉस पॉजिटिव किसके लिए होगा, कॉस पॉजिटिव किसके लिए होगा, 0 के लिए या 180 के लिए। तो कॉस 0 होता है 1 और कॉस 180 होता है -1। तो यानी वेलोसिटी आपकी यहां मैक्सिमम तो होगी, लेकिन पॉजिटिव हम लोग मान के चल रहे हैं कि जब हम लोग देखना शुरू किए तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था। इसका मतलब कौन सा वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, 0 डिग्री। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। और ये अंदाजा कैसे लगा, तो वेलोसिटी वाले इक्वेशन में तो कॉस आता है ना भाई, तो कॉस तो पॉजिटिव कब होगा, जब 0 होगा। 180 के लिए तो कॉस नेगेटिव होगा। तो कौन सा सेलेक्टेड वैल्यू हुआ, 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो इक्वेशन है इक्वेशन अपना जनरल यही है ना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अब इस फाई की जगह आप क्या पुट करोगे, 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी। तो कल को बच्चों, अब ध्यान दो मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें, कल को अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन दिख जाए, कैसा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो आप घबरा मत जाना कि सर ये इक्वेशन आपने एसएचएम का बताया था, ये कैसे आ गया। तो भाई ये इक्वेशन वो ऑब्जर्वर लिख रहा होगा जिस ऑब्जर्वर ने पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पे कहां पे देखा होगा, एमपी पे, और पॉजिटिव x की तरफ जाते हुए। ये तो मैंने जनरल लिखा, अब ये स्पेशलाइज्ड हो गया। ये कौन यूज कर सकता है, वही यूज करेगा जो पार्टिकल को इनिशियली कहां पे देखेगा, मीन पे, और किधर जाते हुए, पॉजिटिव एक्सट्रीम के तरफ जाते हुए। अब क्लियर हुआ। और इस केस में वेलोसिटी क्या होगी इस आदमी के लिए, तो वेलोसिटी होगी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। अब देखो बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो हम लोग को ये सेट कर रहा है कि नहीं, t इक्वल टू 0 पुट करो, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तब तो ठीक है, पोजीशन तो 0 हो गया। लेकिन t इक्वल टू 0 पुट करने पे ये cos अपने तरफ से 1 देगा, यानी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी a ओमेगा, और तुम जानते भी हो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और +1 देने की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब इसी में अगर मान लो एक दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन टू। इसी में मान लो अगर मीन पोजीशन पे होता, कहां पे होता, मीन पोजीशन पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपका कोई आदमी देखना शुरू करता और पार्टिकल उसको मीन पोजीशन पे ही नजर आता, लेकिन वो जा रहा होता नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, है ना। मीन पोजीशन पे होता और कहां जा रहा होता बच्चों, एक नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। ये -a है, ये +a है, तब क्या होता। तो सीधी सी बात है, इस केस में भी अगर t इक्वल टू 0, ये दूसरा कंडीशन है, आप सेपरेट करके लिखना, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू तो 0 होगा, यहां भी x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपने इनिशियल पोजीशन तो 0 ले ही लिया है। तो निश्चित तौर पे साइन फाई की वैल्यू यहां भी क्या आनी चाहिए, साइन फाई, देखो x नॉट की जगह 0 करोगे तो 0 आनी चाहिए। तो फिर फाई की वैल्यू क्या लोगे, लेकिन फाई की वैल्यू यहां पे आप 180 लोगे। कहोगे क्यों, वहां 0 क्यों लिया आपने और यहां 180 क्यों लेंगे। तो बच्चे देखो यहां पे वेलोसिटी वाला मैटर आ गया। वेलोसिटी की इक्वेशन में कॉस आता है, तो हम जानते हैं कि यहां वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में था, इसलिए हमें यहां पे कॉस 0 होगा, तभी वो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। और यहां पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वेलोसिटी कॉस 180 के लिए ही आएगा। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने ये इक्वेशन लिखा, ए साइन, ये आदमी जो एमपी पे देखेगा वो क्या इक्वेशन लिखेगा, ए साइन ओमेगा टी, अब पाई के जगह, सॉरी फाई के जगह क्या लिख देगा, पाई, यानी फेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, पाई, और वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। तो इस तरीके से आप देखो, इन सारे जंजाल से आप फ्री हो गए। मतलब कि अब आपको इक्वेशन में कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज जनरल, ऐसा लिखा हुआ है तो आप कंडीशन देख लो कहां पे है, ऐसा लिखा हुआ है इक्वेशन ओमेगा टी प्लस पाई, तो उसका क्या मतलब हुआ। मैं 2-3 और एग्जाम्पल कर दूंगा तो अभी आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों, अगर मान लो किसी ने t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को मीन पोजीशन के बजाय कहां पे देख लिया, एक्सट्रीम पे। मान लो जब उसने मोशन को देखना शुरू किया तो उस समय t इक्वल्स टू 0 हो रहा था, ठीक है, और पार्टिकल कहां पे था, एक्सट्रीम पे था। मतलब कि x नॉट की वैल्यू इस बार क्या है, +a। तब उसके लिए वो क्या इक्वेशन लिखेगा, है ना। अब इस केस में तो खैर वेलोसिटी का दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी तो खैर एक्सट्रीम पे 0 ही होता है। तो बच्चों अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि साइन फाई की वैल्यू होती है x नॉट अपॉन a, है ना, यही फॉर्मूला होता है साइन फाई का, और फाई का ही रोल देखना है कि फाई कितना होगा।
तो t इक्वल टू 0 के लिए x नॉट का वैल्यू क्या रखोगे, प्लस a। तो देखो यहां से ये हो जाएगा साइन फाई इक्वल्स टू a अपॉन a, कैंसिल होके ये 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1। तो इसका मतलब है कि साइन फाई इक्वल्स टू 1, इसका मतलब फाई की वैल्यू यहां तो खैर कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास मिलेगा ही नहीं, क्योंकि साइन फाई 1 तभी होगा जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2। तो दोस्तों ये आदमी इक्वेशन लिखेगा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी अ प्लस पाई बाई 2। तो कोई अगर ऐसा इक्वेशन लिखता है तो समझ जाने का है कि इस ऑब्जर्वर ने पार्टिकल को जब देखना शुरू किया था तो उसके हिसाब से t इक्वल टू 0 कहां पे था, क्योंकि कोई भी आदमी जब आंख खोलेगा पार्टिकल तो अपना मूव कर रहा है, आप कहां से देख रहे हो उसी के हिसाब से आप इक्वेशन लिखोगे। तो इस आदमी को इसने जब देखना शुरू किया था उस समय इनिशियली उसके लिए इनिशियल पॉइंट कौन था, एक्सट्रीम पॉइंट। तो अब देखो साइन ये हो गया थीटा प्लस 90, तो ट्रिगोनोमेट्री से देखो ये हो गया x इक्वल्स टू a और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो देखो आपको ये कितना ताज्जुब लगेगा देख के कि पोजीशन का इक्वेशन भी कॉस के फॉर्म में आ सकता है, ऐसा भी लिखा रहेगा। तो आप ये मत समझना कि गलत है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग को रटवा दिया जाता था, लेकिन आप ये समझते हो कि आखिर अगर पोजीशन कॉस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या माजरा रहा होगा। ये कॉस के फॉर्म में ऐसे ही नहीं रहा होगा, t इक्वल टू 0 पे देखने की वजह से ऐसा पूरा मामला चेंज हो गया। आई बात समझ में। तो ये भी SHM का ही इक्वेशन है, बस कॉस इसलिए है क्योंकि इस केस में इनिशियल फेज कांस्टेंट जो है वो कितना है, पाई बाई 2। और इस केस में वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ओमेगा को बाहर निकाल लो, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का उसके इसमें इक्वेशन। अब एक नेगेटिव एक्सट्रीम वाला भी कर सकते हैं, तो इस पहले आप लिख लो इसे। अब इस केस में देखो बच्चों, तो अगर मान लो पार्टिकल जब उसने देखना शुरू किया तो इनिशियली पार्टिकल उसे नजर आया नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, तो नेगेटिव एक्सट्रीम आने का मतलब तुम समझ रहे हो, नेगेटिव एक्सट्रीम आने का क्या मतलब हुआ। पार्टिकल आपका यहां पे है ना, t इक्वल टू 0 पे, यानी x नॉट की वैल्यू है -a। तो अभी हमने लिखा साइन फाई इक्वल्स टू एक्स नॉट अपॉन a, तो -a अपॉन a, दिस इज -1। साइन फाई -1 तभी आएगा जब फाई की वैल्यू 3 पाई बाई 2 होगी, है ना। 200 साइन 270 का वैल्यू -1 होता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, इस केस में फाई का वैल्यू ये हो गया, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा a साइन ओमेगा टी 3 पाई बाई 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाई का माजरा क्या है, आखिर फाई से क्या फर्क पड़ता है। इसे आप लिख लो, जल्दी से लिख लो, और फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं। लिख लिया आपने, चलो अब मैं एक यहां पे क्वेश्चन देता हूं। मान लो कि अगर किसी को ऐसा दिखा, ये मीन पोजीशन है, उसे पार्टिकल जो नजर आया बच्चों, उसे जो पार्टिकल नजर आया इनिशियली x नॉट, वो प्लस a बाई 2 पे नजर आया। ये तो खैर एक्सट्रीम पोजीशन है। अब प्लस a बाई 2 पे भी दो कंडीशन हो सकता है, इधर जाते हुए और उधर से लौटते हुए। देखो इधर जाते हुए और उधर से लौटते हुए, यहां किसी भी पोजीशन पे तो दो बार होगा ना, इधर जाते हुए भी और लौटते हुए। तो मैं यहां पे आपको हिंट दे रहा हूं कि ये इधर जा रहा है, तो आप इसकी इक्वेशन को बना के दिखाओ कि इसका क्या इक्वेशन होगा ऑब्जर्वर के लिए, जिसने ऐसा देखा, जिसने t इक्वल टू 0 पे अगर उसे प्लस a बाई 2 पे देखा तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, जरा सोच के देखो। सोच लिया आपने, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, फिर से हम लोग फॉर्मूला साइन फाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स नॉट अपॉन ए। एक्स नॉट की वैल्यू क्या रख दोगे, a बाई 2 अपॉन a, दिस इज 1 बाई 2। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, ठीक है। चलो अब साइन फाई 1 बाई 2 है, इसका मतलब फाई की वैल्यू पाई बाई 6 हो सकती है ना।
पाई बाय 6 मतलब, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं तो आपको मजा आएगा। उस केस में साइन की वैल्यू, फाई की वैल्यू, साइन याद होगा तुमको 1/2 दो बार हो सकता है, 30 डिग्री के लिए भी और 150 डिग्री के लिए भी। साइन 30 भी 1/2 होता है और बच्चों साइन 150 भी 1/2 होता है। तो अब इसमें से कौन सा वैल्यू सेलेक्ट होगा? तो फिर दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी के केस में तो कॉस होता है, और कॉस और वेलोसिटी इनिशियली यहां किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसमें से जो एंगल कॉस का पॉजिटिव वैल्यू देगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू हमारा यहां पे सेलेक्ट हो गया बच्चों। तो ये दिस इज द सेलेक्टेड वैल्यू। ये तब होता जब ये लौट के आ रहा होता है। तो हमारा ये वैल्यू हो गया। तो यहां पे हम लोग फाई की वैल्यू 30 डिग्री लिखेंगे या उसे तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पाई बाय 6। तो ऑब्जर्वर के लिए इक्वेशन हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसे फिलहाल के लिए आप लिख लो अच्छे से।